नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट डीएलएड 2018 बैच के चौथे सेमेस्टर के लिए। जी हां दोस्तों, आज का विषय हमारा आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन, लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधो क्षमताओं का विकास, जिसको हम बोलते हैं जो आपका एड्यू 1 मतलब फोर्थ सेम का एड्यू 1 है, उसका आज प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दूसरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, एक प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए ला चुके हैं, दूसरा प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है डीएलएड 2018 बैच फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों इसमें आते हैं 15 MCQ मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपके पास 4 विकल्प होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं। किस तरीके के प्रश्न आते हैं, इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या होती है, एक बार इसको देख लीजिए। देखिए, जैसे लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है प्लेटो, महात्मा गांधी, मारिया मोंटेसरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका विकल्प होगा सी, मारिया मोंटेसरी। सी, मारिया मोंटेसरी। उसके बाद अगला प्रश्न है जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। ठीक, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, काखा गाघा, दूसरा है चाचा जाझा, तीसरा है टाठा डाडा या ताता दादा। देखिए, अगर कंठ की बात करें तो कंठ जिसका उच्चारण स्थान होता है वो होता है का वर्ग, और का वर्ग में जो है 5 वर्ड होते हैं आपके, का, खा, गा, घा, अड़ा। तो ये जो पांचों वर्ण हैं आपके, ये कैसे होते हैं? कंठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। तो इसका विकल्प होगा पहला। देखिए, तीसरा प्रश्न है ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है क्या? पहला प्रश्न है प्रत्यक्ष निरीक्षण और स्वानुभव, दूसरा है विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, तीसरा है स्वाध्याय तथा पठन अभ्यास, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए सारे विकल्प जो हैं इसके सही हैं, इसलिए डी विकल्प उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। क्या कारण है जी? विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, विराम संबंधी समस्या का जो प्रमुख कारण है, अगर प्रमुख की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ है कि विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना। इसकी वजह से क्या होता है? विराम की समस्या आती है छात्रों को बोलते समय। ठीक, अगला प्रश्न हमारा विव्रत स्वर है। विव्रत स्वर, तो आपसे पूछा गया है कौन कौन से विव्रत स्वर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्वर की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर बाकी सब आप देखेंगे 3 विकल्प इसके आप अलग से ही पहचान सकते हैं, ए, सी और डी, ये तीनों विकल्प जो हैं व्यंजन हैं। तो सीधा सीधा आप इसको पहचान लीजिए, आ और औ ये कैसे हैं? विव्रत स्वर हैं, जिसमें मुंह का आकार ओ की तरह हो जाता है। ठीक, मतलब पूरा मुंह खुल जाता है। उसके बाद अगला है आनंद का पर्यायवाची, मोद, प्रमोद, सुख या उपरोक्त सभी। तो देखिए, आनंद का अर्थ भी यही होता है जो कि मोद, प्रमोद और सुख का होता है। तो डी विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, व, त्र या ज्ञा। तो देखिए, छ, त्र और ज्ञा ये तीनों संयुक्त व्यंजन है हिंदी वर्णमाला के, जबकि युवा जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है निम्न में दीर्घ स्वर है। दीर्घ वही कौन से होते हैं? जितने भी दीर्घ होते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। ठीक, तो ये सब आपके दीर्घ में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है? दीर्घ स्वर सबसे बी वाला है, बड़ा। अगला है किसके उच्चारण में निचला होठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? व या बा। तो दोस्तों आप अपने आप बोलकर देख लीजिए, वा में क्या होता है? वा में आपके ओंठ जो है स्पर्श नहीं करते, लेकिन बा जब आप बोलेंगे तो उसमें आपके जो निचला ओंठ है वो दांतों को स्पर्श करेगा, इसलिए इसका विकल्प बा सही है। अगला है वाक्य जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहाँ प्रयोग होता है पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, अर्ध विराम का या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जहाँ पर बहुत कम की बात हो रही है, बहुत कम ठहराव होता है अल्प विराम में, थोड़ा सा उससे ज़्यादा अगर बात करें तो अर्ध विराम में, और जहाँ पर ज़्यादा ठहराव होता है वहाँ पे होता है पूर्ण विराम, जहाँ पे वाक्य समाप्त होता है। आपका विकल्प बी सही है। अगले बढ़ते हैं, 4328 में दहाई वाली संख्या है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम कहते हैं दहाई, इकाई या इनका मतलब जब भी हमें स्थानीय मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? अंतिम स्थान से शुरू करते हैं। मतलब ये आपका हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार। तो दहाई के स्थान पर कौन हुआ? 2। तो इसका ए विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं? घटते हुए क्रम में दोस्तों देखिए 2 क्रम होते हैं संख्याओं को लिखने के, घटता हुआ क्रम और बढ़ता हुआ क्रम। जो घटता हुआ क्रम होता है उसे कहते हैं अवरोही, और बढ़ते हुए क्रम को आरोही। तो इसका विकल्प क्या होगा? बी, अवरोही क्रम।
मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना क्या कहलाता है? जोड़, घटाना, गुणा या भाग? देखिए मूल संख्या में बढ़ाना, वृद्धि करना, योग करना जोड़ कहलाता है। ठीक दोस्तों, इसको हम बोलते हैं एडिशन। अगला है किसी भी संख्या के मान होते हैं 1, 2, 3, 4। देखिए अगर किसी भी संख्या की बात करें तो उसके दो मान होते हैं। ठीक, एक स्थानीय मान होता है और एक उसका होता है वास्तविक मान। जैसे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दो चीज़ें होती हैं। ठीक, तो प्लेस वैल्यू निकालते हैं जिस स्थान पर वो होता है उससे गुणा करके, और फेस वैल्यू संख्या की वही रहती है। जैसे 5 की जैसे यहाँ पे ले लीजिए 51 है। अब 51 में हम 5 की बात कर रहे हैं तो 5 का स्थानीय मान होगा 5 × 10, क्योंकि दाई के स्थान पर है। और अगर इसका फेस वैल्यू पूछें तो इसकी फेस वैल्यू 5 ही होगी। ठीक है दोस्तों, आगे अंतिम बहुविकल्पी है 3 अंकों की सबसे पहली संख्या। सबसे पहली का मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 100। सबसे बड़ी पूछी जाएगी तो 999। तो यहाँ पे विकल्प आपका कौन सा सही है? ए। उसके बाद दोस्तों 15 आपसे पूछे जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार के होते हैं कि उसका जवाब आप एक पंक्ति में भी दे सकते हैं और 5 पंक्तियों में भी दे सकते हैं। मतलब उसकी रेंज लगभग 30 वर्ड तक की होती है। प्रश्न जो हैं बहुत ही मॉडरेट लेवल के आते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछे जाते। अगर आपने चीज़ों को पढ़ा है तो आप उनको आराम से लिख सकते हैं। किस तरीके के प्रश्न आते हैं देखिए, सस्वर पाठन से आप क्या समझते हैं? ठीक, तो स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है। देखिए पाठन और वाचन बोथ आर द सेम थिंग, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर पठन है। सस्वर वाचन के दो भेद हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। देखिए जब शिक्षक कोई चीज़ पढ़ता है या पढ़ाता है तो वो आपकी कहलाती है आदर्श वाचन, और छात्र जब उस चीज़ को दोहराते हैं तो उसे हम कहते हैं अनुकरण वाचन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के दो प्रमुख कारण। देखिए क्या होता है, भाषा का जब शिक्षण करते हैं तो बच्चों के साथ एक प्रमुख समस्या ये आती है आरोह अवरोह की, कि उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ पर शब्दों को चढ़ाव देना है, कहाँ पर शब्दों का उतार करना है। तो उस समस्या का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए पहला है भाव को समझ कर ना पढ़ना। देखिए चीज़ों का जब तक हमें भाव नहीं समझ में आएगा, चीज़ों का अर्थ समझ में नहीं आएगा, आप उसे पढ़ेंगे तब तक आपकी जो आरोह अवरोह की समस्या है दूर नहीं हो पाएगी। दूसरा है धारा प्रवाह का अभाव। धारा प्रवाह का मतलब होता है कि किस चीज़ को, जैसे विराम चिन्ह कहीं पे अर्ध विराम है या अल्प विराम है या पूर्ण विराम है, तो हमें क्या करना है, धारा प्रवाह के साथ उस चीज़ को पढ़ना है कि जो चीज़ एक साथ है उसको एक साथ, कॉमा, फिर वहाँ रुकना है, पूर्ण विराम पे ज़्यादा रुकना है। मूल भाव के विपरीत पाठन। देखिए जो एक मौलिक बच्चे का स्वभाव होता है उसके विपरीत पाठन, मतलब चीज़ों को एक रफ्तार पकड़ ली उसके हिसाब से पढ़ते चलेगा, या गाते हुए स्वर में पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ सही नहीं है। और शीघ्रता से पठन, एक बच्चा क्या होता है बहुत तेज पढ़ने लगा तो वो जो है पठन में आरोह अवरोह की समस्या आती है। अगला है पढ़ते समय ध्यान रखने की दो बातें बताइए, कि पढ़ते समय सबसे ज़रूरी दो बातें क्या हो सकती हैं। पढ़ते समय प्रभाव उत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सकें। ठीक है, जैसे क्या होता है जब भी कोई चीज़ आप पढ़ो तो उसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, या हम कह सकते हैं श्रोता का ध्यान उससे हम आकर्षित करते हैं, तो उन शब्दों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उसको हमें ऐसे प्रस्तुत करना है कि श्रोता का ध्यान आकर्षित कर सकें। उसके बाद प्रत्येक शब्द पर बल देना जरूरी है। देखिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो चीज़ काम की है या जो आपको आसान लगे उसको तो आपने पढ़ दिया, जो चीज़ कठिन लगी या अंत में पढ़ी तो उसको हमने छोड़ दिया। हमें क्या करना है, सभी शब्दों पर समान रूप से बल देना है। ठीक है, लय, स्वर और जो गति है आपकी उस पर विशेष ध्यान रखना होगा। जहाँ रुकने की आवश्यकता हो वहाँ अवश्य रुकना चाहिए। शब्दों को अलग अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना चाहिए। देखिए जो बात होती है गति और लय की, तो उसमें क्या होता है चीज़ों को हमें किस प्रकार से कि भाई कब रुकना है, कब बढ़ना है, कब ज़्यादा रुकना है, कब कम रुकना, इन सब चीज़ों का ज्ञान विशेष रूप से होना चाहिए। तब जो है जो हम बच्चा पठन करेगा वो जो है सार्थक होगा। अगला है असुंदर खराब लेखन के, मतलब जो खराब लेखन लिखते हैं बच्चे उसके कारण क्या है। तो देखिए इसके कई कारण हो सकते हैं। लिखते समय बालक के बैठने का ढंग ना उचित होना। देखिए बच्चे क्या है ज़मीन पर लिखते हैं या अपने से ऊंची टेबल पर लिखते हैं या बिस्तर पर बैठ के लिखते हैं, तो वो सब चीज़ें सही नहीं है, उसकी वजह से लेखन खराब हो जाता है। दूसरा है लिखने की कॉपी और आंखों के बीच दूरी का उचित ना होना। जो पेन है, कलम है आपकी और आँखें हैं
उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी बहुत मैटर करती है कि कितनी डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा, उसके बाद कलम पकड़ने का, बच्चे क्या होता है, कोई भाई किन्हीं उंगलियों से पकड़ता है, कोई पेन को टेढ़ा करके पकड़ता है, तो एक उसका रेशियो होता है कि हमें पेन को कहाँ पकड़ना है और किस तरीके से। देखिए बहुत टाइटली पकड़ेंगे आप पेन को तो बिल्कुल निश्चित रूप से राइटिंग खराब आएगी। उसको बहुत स्मूथली पकड़ना है और आराम से लिखना है, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग ना किया हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई विराम चिन्हों का अगर प्रयोग आपने सही से नहीं किया तो अर्थ का जो है अनर्थ भी हो सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पठन कितने प्रकार का होता है। देखिए पठन कई प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, देखिए मुद्रा भाव पठन एक क्या होता है, मुद्रा भाव पठन कि जैसा भाव है उस प्रकार से मुद्राएं बनाते हुए पढ़ना। अभिनय पठन, अभिनय पठन का मतलब जो हम कह सकते हैं अभिनय करते समय जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं तो वो आपकी अभिनय, मतलब उसमें भावों को प्रकट किया जाता है, भाव भंगिमाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। दृश्य पठन, किसी चीज़ को देखकर पढ़ना। और चित्र पठन, चित्र को पढ़ना, ठीक है, मतलब चित्र को डिस्क्राइब करना। अगला है विलोम शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे धनी और निर्धन, प्रकाश और अंधकार। देखिए बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे ज्ञान है तो ज्ञान का उल्टा क्या होगा, अज्ञान। तो ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विपरीत शब्द करते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। अगला है शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द की परिभाषा इस प्रकार है, निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मोहन, पुस्तक, विद्यालय। देखिए वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों को देखिए जैसे आपने मा ला का जोड़ दिया, मलक हो गया। अब मलक का कोई अर्थ नहीं है, अब इसको हमने का ला मा कलम बना दिया तो कलम का अर्थ हो गया पेन, ठीक है, या लेखनी। तो वर्णों का सार्थक क्रम शब्द कहलाता है। बिल्कुल बहुत सिंपल शब्द, मतलब सिंपल परिभाषा है। अगला है श्रुतलेख किसे कहते हैं। देखिए सुनकर लिखे गए लेख को श्रुतलेख कहते हैं। अध्यापक या कोई छात्र बोलता है, अन्य छात्रों उसे लिखते हैं, तो शीघ्रता, सुंदरता और शुद्धता के साथ लिखा गया लेख ही वास्तव में श्रुतलेख। देखिए श्रुतलेख एक्चुअल में क्या होता है, सुनकर लिखना के साथ साथ उसमें शीघ्रता, सुंदरता और शुद्धता, तीन चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, तब वो आपका श्रुतलेख कहलाता है। अगला है स्पर्श व्यंजन का क्या आशय है। देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। देखिए 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। पाँचों वर्ग में 5-5 वर्ण, 25 वर्ण होगा, ये 25 संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये मुंह के अंदर कई सारे स्थान होते हैं, तो विभिन्न वर्ग विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। देखिए संकर शब्द क्या होता है, संकर शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेल जो है अंग्रेजी भाषा का वर्ड है, गाड़ी जो है हिंदी भाषा का वर्ड है, इन दोनों को मिला के हमने वर्ड बना दिया रेलगाड़ी। अब ना तो ये हिंदी का वर्ड है ना इंग्लिश का वर्ड है, ये संकर शब्द हो गया। ऐसे वर्ष और गांठ, इन दोनों को मिलाकर वर्षगांठ बना, तो ये भी कैसा हो गया, संकर शब्द। अगला है शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है। देखिए गणित में जब किसी संख्या को शून्य से भाग करते हैं तो इसे शून्य से भाजन कहते हैं। इस भाजन में भाजक शून्य होता है, सामान्य गणित में भाजन अर्थहीन है। अतः जीरो से भाजक अपरिभाषित। देखिए जीरो से अगर आप किसी चीज़ को भाग करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। देखिए उसका हम चिन्ह बना के दिखा देते हैं आपको, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। तो मतलब कहने का हुआ, गणित में अगर आप किसी को जीरो से भाग कर रहे हैं तो वो अपरिभाषित है, अर्थहीन है। अगला है किसी संख्या को जीरो से गुणा करने पर गुणनफल जीरो प्राप्त होता है, इसे प्रूव करना है उदाहरण देकर। देखिए कोई सा नंबर ले लीजिए आप, 1, 2, 10, 5, 100 या कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल कुछ भी ले लीजिए। जैसे 100 की हमने जीरो से मल्टीप्लाई करी तो क्या आया, 0। पी की हमने जीरो से मल्टीप्लाई करी तो क्या आया, 0। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संख्या 41,325 व 7,061 की तुलना कीजिए। देखिए पहली संख्या में अंक कितने हैं, 5, और दूसरी संख्या में कितने अंक हैं, 4। तो अगर देखिए यहाँ पे तो वैसे ही पता चल गया कि जिसमें 5 अंक हैं तो वो संख्या बड़ी होगी। अगर अंक बराबर होते तो अब हम क्या करते, अंकों की तुलना करते कि पहला अंक किस में बड़ा है, दूसरा अंक किस में बड़ा है, तीसरा किस में बड़ा है, चौथा किस में बड़ा है।
तो इसमें आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि 41,325 इज ग्रेटर देन 7061। आगे बढ़ते हैं। 12 पेंसिलें हैं, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिलें दी गई। कितने बच्चों को पेंसिलें मिली? देखिए 12 पेंसिलें, 2-2 पेंसिलें दी गई। तो हम क्या करेंगे, सीधे इसको 12 को 2 से भाग कर देंगे, 6 आ जाएगा। तो 6 बच्चों को 2-2 पेंसिलें दी गई। ये आपके हो गए 15 अति लघु उत्तरीय। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 10, 2-2 नंबर के आते हैं। इसमें आपको जो है उम्मीद की जाती है कि 50 शब्दों का उत्तर आप लिखें। डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इसके देखिए हम आपको उत्तर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, इसके उत्तर आपको स्वयं तलाशने हैं, स्वयं तैयारी करनी है। हम आपको प्रश्न बता देते हैं किस तरीके के प्रश्न आते हैं। जैसे वर्ण किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है पठन का अर्थ एवं महत्व बताइए। अगला है पत्र लेखन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। अगला है वाक्य किसे कहते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है आरोह अवरोह को स्पष्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय मान किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। लेखन अभिव्यक्ति के विकास हेतु निबंध लेखन महत्वपूर्ण है, इस कथन को समझाइए। 38वां प्रश्न आरोही क्रम उदाहरण सहित समझाइए। 39 है घटाना में उधार क्यों लिया जाता है, उधार ना लेने पर क्या समस्या आएगी। और 40वां प्रश्न है जोड़ की प्रक्रिया में हासिल का महत्व एवं उपयोगिता बताइए। तो दोस्तों ये आपका पूरा पेपर हो गया। तो इस पेपर को आप सॉल्व करने के बाद महसूस करेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है, मतलब आप खुद को जांच सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है, कितनी बेहतर आपकी तैयारी है। और अगर आप इसमें कम कर पा रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से बेहतर तैयारी की ज़रूरत है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम आपको हर विषय के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे, जिसकी तैयारी के बाद आप खुद का आकलन कर सकते हैं, स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।